3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं सक्सेस फंडा। जैसा कि मैंने एक सीरीज शुरू किया था पूरा की पूरा एजुकेशन सिस्टम पे, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में टीचर्स डे पे वीडियो डाल चुका है। अब ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम एजुकेशन सिस्टम की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बना करके रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो डार्क साइड है, तो इसमें से हमारा पहला डार्क साइड है वो ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम एम्प्लॉय मेकिंग पे काम करती है। अब ये जो एम्प्लॉय है ये सिर्फ ऑर्डर ले सकते हैं और सिर्फ ऑर्डर पे काम कर सकते हैं। अब ये एम्प्लॉय मेकिंग सिस्टम से आप अगर सोचो कि यहाँ से एंटरप्रेन्योर लिख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ जॉब मांगने वाले बनाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और कहीं ना कहीं इसमें जो गलती है हमारी हिस्ट्री की भी है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम बनाया था तो उस समय उनकी विचारधारा यही थी कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे कि लोगों की क्रिएटिविटी को किल किया जाए। सिर्फ वहाँ पे एम्प्लॉय मेकिंग सिस्टम को बनाया गया ताकि लोग वहां सिर्फ ऑर्डर ले सके, ना कि ऑर्डर दे सके। और कहीं ना कहीं आज भी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई एजुकेशन सिस्टम थी, उसी एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा है। और जहां तक कि मुझे लगता है कि आजाद भारत की जो सबसे बड़ी भूल थी, उन सभी भूलों में से एक बहुत बड़ी भूल ये भी थी कि उस एजुकेशन सिस्टम को अभी तक कंटिन्यू रखा गया है। और दूसरा हमारा डार्क साइड है रोट लर्निंग एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि रट्टा मराया जाता है बच्चों से। क्या है कि बच्चों को अभी भी आउटडेटेड सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। आपको एक बुक दे दिया जाएगा, उसमें कुछ चैप्टर्स रहेंगे और आपसे बोल दिया जाएगा कि हर एक चैप्टर को एकदम रट लो और एग्जाम में जाकर के आपको एकदम हूबहू जाकर के उल्टी कर देना है। और उसके बाद से आपने उल्टी कैसा किया है उसके बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा और वहां से आपको चेक किया जाएगा कि आप पढ़ने में कैसे हो। अब इस रोट लर्निंग व्यवस्था में सबसे बड़ी जो खामियां वो ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके अंदर स्किल क्या है ये नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपने याद कितना किया है। और यहीं से बच्चों में भी तुलना किया जाने लगता है। एक माँ बाप दूसरे के बच्चों से कंपेयर करेंगे अपनों बच्चों से कि देखो उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, तुम्हारे कम आए हैं, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि एक रोट लर्निंग जो शिक्षा है वो कभी भी आपके बच्चों को एक स्किल, एक वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं बना सकती, ये सिर्फ एक वेल फील्ड माइंड बना सकती है। और तीसरे हम डार्क साइड की बात करते हैं, वो ये है कि एक्सपेंसिव। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत महंगी है। और जब ये मैं बोलता हूँ तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा करके बताता हूँ। और साथ ही साथ ये एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी है, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आप जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके जब जा करके पैसा कमाओगे तो आपने जितना अपनी पढ़ाई में खर्चा लगाया है उससे भी बहुत ही कम आप कमा पाओगे। मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तब आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाओगे। चलिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बीटेक की लेते हैं। मान लीजिए आपको बीटेक करना है, तो बीटेक करने में 4 साल लगता है और हम मान करके चलते हैं कि आपकी 1 साल की जो फी है वो लगभग 2 लाख के अराउंड है, क्योंकि नॉर्मली इतना होता है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो 2 लाख है इसमें आपके सभी खर्चे, यानी जो आपकी हॉस्टल फीस वगैरह, आप जो खाना खाओगे, सभी को इंक्लूड किया जा रहा है। यानी लगभग मान करके चलो कि 4 सालों में आपके 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आपने बीटेक सिर्फ किया है तो आपको 10 लाख रुपए लगेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक एवरेज बता रहा हूँ, कई कॉलेज में इससे भी बहुत ज्यादा लगता है। अब देखिए, आपने बीटेक किया और उसमें आपने रुपया कितना खर्च कर दिया, 10 लाख रुपए। और उसके बाद से ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जो जॉब लगेगी वो कितने रुपए की लगेगी, क्योंकि बीटेक करने के बाद से भी आपको बहुत सारे स्किल बाद में सीखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपको HTML का यूज करना सीखना पड़ेगा, आपको मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा, आपको AI सीखना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपको एक अच्छा सा जॉब मिलेगा। और वो जो अच्छा सा जॉब मिलेगा उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बहुत हाई पैकेज मिलेगा। उसमें भी चांसेस है कि नॉर्मल अगर कोई बीटेक करता है कि जो सैलरी होती है वो 15,000 रुपए होती है। अब ये जो 15,000 रुपए है ये भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप एक महीने के 15,000 रुपए कमा रहे हो तो आप पर
ईयर में जो रुपए कमाओगे 1,80,000 रुपए कमाओगे। अभी 1,80,000 रुपए आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आप खुद सोच करके देखो कि बीटेक करते समय आपने 1 सालों में 2 लाख रुपए दिया था, लेकिन आप कमा कितना रहे हो? 1,80,000 रुपए। अगर इसी तरीके से आप देखो तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। यानी जितना पैसा आप अपने एजुकेशन पे खर्च करते हो तो जो आपको रिटर्न मिलता है वो काफी कम मिलता है। अभी तो मैंने सिर्फ बीटेक में आपके 4 सालों की गिनवाई, उससे पहले आपने 12 किया होगा, 10th पढ़ा होगा, ना जाने कितनी और भी चीजें आपके एजुकेशन पे लगी होंगी, और उसके बाद से आपको जो जॉब मिल रहा है वो सिर्फ 15 से 20,000 रुपए तक मिलता है। अब ये सिर्फ बात बीटेक के ही नहीं है, अगर आप किसी और फील्ड में भी जाओ, अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में भी ले लो, जैसे कि अगर कोई यूपीएससी या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी ये सभी चीजें इंप्लीमेंट करती है। आप चाहो तो आप खुद भी निकाल सकते हो इन सभी चीजों को। तो चलिए यहाँ पे हम यूपीएससी को भी थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी करना है और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो और कम से कम आपको 3 अटेम्प्ट लगते हैं, यानी 3 साल लग जाते हैं यूपीएससी क्लियर करने में। मैं मान करके चलता हूँ कि 3 साल कम से कम, वैसे करने वाले तो 7 साल तक भी प्रिपरेशन करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं। और आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस है वो मैं मान करके चलता हूँ कि पर ईयर 1.5 लाख रुपये है। तो इस तरीके से 3 साल का आपका हो जाएगा 4.5 लाख, यानी 4.5 लाख रुपए हो जाएगा। और आपका जो पर ईयर खर्चा है, यानी जो आपका खर्चा यानी मेस का खर्चा, आप खाने पीने का, रहने का जो खर्चा होगा वो मैं मान करके चलता हूँ कि 50K यानी 50,000 होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप 3 साल जब रहे हो तो ये हमारा 1.5 लाख, यानी टोटल खर्चा जो होगा वो 6 लाख रुपए होगा। अब कोई नॉर्मल फैमिली का लड़का होगा, कोई मिडिल क्लास का लड़का होगा, तो उसके पास तो ऑटोमेटिक 6 लाख रुपए आएंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेगा या रिश्तेदारों से लिया जाएगा और उसके बाद से वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। अब आप खुद सोच करके देखो कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए 6 लाख रुपए अपना खर्च किया है, तो क्या वो जब गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा तो क्या वो अपना रिटर्न नहीं निकालेगा क्या इस सिस्टम से? अगर किसी ने गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए इतने ज्यादा रुपए खर्च किया है तो ज्यादातर चांसेस है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद से वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से लूप होल ढूंढ करके सिस्टम में अपने जो खर्च किया है, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उसका वो रिटर्न निकालेगा वहां से। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप इसको पॉलिटिशियन से भी रिलेट कर सकते हो कि कैसे पॉलिटिशियन प्रचार में ज्यादातर रुपए खर्च करता है और फिर जब वो सत्ता में आता है तो किस तरीके से लूट मचाता है। तो कहीं ना कहीं गलती ये हमारे ओवरऑल सिस्टम की ही है, और ये जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। लेकिन हमारे देश में तो एजुकेशन जो है वो काफी अभी बदतर है, तो कहीं ना कहीं इसको सुधारने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लूप होल के बारे में, यानी नेक्स्ट डार्क साइड के बारे में, और वो है टीचर्स। अब क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स खुद ही एक प्रॉब्लम है, और ये जब मैं बात बोलता हूँ तो शायद आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे देश में जो पैरा टीचर होते हैं, यानी जो प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाते हैं, प्राइमरी टीचर, उनकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है इस समय, लेकिन इससे पहले सिर्फ 5,000 रुपए थी, इसको बढ़ा करके 10,000 रुपए किया गया है रिसेंटली। अब आप खुद सोच करके देखो कि जो प्राइमरी टीचर हैं, जो बच्चों की बेस बनाते हैं, जो बच्चों को एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करना है, उनकी सैलरी हमारे देश में सबसे कम दी जाती है। और हमारे देश में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जो टीचर होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, यानी उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, और कुछ टीचर्स तो अंडरपेड होते हैं। अब इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यूपी इलेक्शन का एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियो में लिया था, तो इस तरीके से चीजें चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने गाँव का लेना चाहूंगा। मेरा गाँव बिहार में है, तो मैं अपने बिहार में गया था गाँव में, तो कुछ टीचर्स को मैंने पूछा, उनसे ऑब्जर्व किया, कुछ टीचर लोगों से मैंने बात किया, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे पता चला। मुझे वहां पे ये पता चला कि जो टीचर्स वहां पे पढ़ाते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक आते ही नहीं है। 6-6 महीने का सैलरी एक बार आएगा। अब आप खुद सोच करके देखो कि जिस टीचर की एक तो सैलरी कम है और उसके बाद भी जो उनकी सैलरी आती है वो इतने दिनों के बाद से आती है, तो जो टीचर का मोटिवेशन होगा वो खुद ही डाउन होगा, और जिस टीचर की मोटिवेशन डाउन होगी वो बच्चों को कैसे मोटिवेट कर पाएगा पढ़ाई के प्रति, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो इसलिए हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टीचर और बच्चों का रिलेशन है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। सिर्फ बच्चों को 75% अटेंडेंस देने के लिए बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और टीचर भी कहीं ना कहीं सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए स्कूलों में जाते हैं। खास करके मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। देखिए, प्राइवेट स्कूलों के साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है जो आपको जाननी चाहिए। अब प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि जो वहाँ की फी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और सिर्फ बात फी की ही नहीं है। ठीक है, अगर फी हाई हो, अगर वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता हो तो सही है। इतनी ज़्यादा फी लेने के बाद से भी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो कुछ खास आपको
क्वालिटी नहीं देते हैं, एजुकेशन क्वालिटी नहीं देते हैं। वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगा, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच करके देखो कि 100 बच्चों के क्लास में सिर्फ एक अकेला टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर कैसे मैनेज कर पाएगा, कैसे 100 बच्चों को पढ़ा पाएगा, कैसे 100 बच्चों के इंटरेस्ट को जान पाएगा, कैसे वो द्रोणाचार्य की तरह हर एक बच्चे को अलग अलग शिक्षा दे पाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनका कि इससे भी बदतर हाल है। वहाँ पे तो 1000 बच्चों को सिर्फ अकेला टीचर पढ़ा रहा है और उसका कोई ये मतलब नहीं कि बच्चों को समझ आया नहीं, बस उनका काम है आए लेक्चर दिए और चले गए। बच्चे समझ में आए या ना आए, अब उसके लिए बच्चे लाखों रुपए भी पे करते हैं। और वैसे भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में और भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप खुद ही सोच सकते हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी व्यवस्था है कि अगर स्पोर्ट का पीरियड रहेगा यानी पीटी का पीरियड रहेगा तो उस पीरियड में भी बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा और उसके बाद से फिर देश में एक सवाल उठाया जाएगा कि हमारे देश में ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप भी इस पर जरूर विचार कीजिए एक बार। और मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन अपने सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हर एक नेता बोलता है अपने भाषण में कि हर एक व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार है, अगर यहाँ पे समान शिक्षा की जगह पे अगर एक नए शब्द को जोड़ दिया जाए कि हर एक व्यक्ति को समान अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार है, तो शायद हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये अच्छी गुणवत्ता वाली, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये नेता चाहते हैं कि सिर्फ सबको एजुकेशन मिले, ना कि एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले। एक अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन में और सिर्फ एक एजुकेशन में कहीं ज़्यादा अंतर है और मैं किसी अलग वीडियो में इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पास, अपने सभी रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।